जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट दीपक आजाद भारती आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर पुनः उपस्थित हूं आपके पीवाईक्यू सेशन को लेकर के। चलिए देखते हैं आगे अगले सेशन में क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ शब्द का प्रयोग यानी कि अगर हम बात करते हैं यूनियन की बात कहां की गई है, किस शब्द यानी कि यूनियन शब्द की बात का उल्लेख किया जा रहा है। तो क्या आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 13 है, या संविधान में कहीं नहीं कहा गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुच्छेद 3 जो है ये एक नए राज्य को दिखाता है, यानी कि राज्य की बात करता है, ये राज्य की बात करता है। जबकि अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 13, ये भी राज्य की परिभाषा को दिखाता है, राज्य की परिभाषा को दोनों दर्शाते हैं। ठीक है, नए राज्य ये है राज्य, लेकिन न्यू राज्य को दिखाते हैं ये। अब संविधान में कहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत, ये गलत और ये गलत। तो बचा क्या आपका आर्टिकल 34 में संघ शब्द को परिभाषित किया गया है मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 34 में। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन की अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर आप बात करते हैं अल्पसंख्यक वर्गों की, तो अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 की बात कर रहे हैं। सिर्फ 2 आर्टिकल में हमें बात करनी है। ये संविधान में हमारे 5वां मौलिक अधिकार है जो हमारे भारत में अल्पसंख्यक नागरिकों को प्राप्त होता है। भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक हैं उन्हें यह प्राप्त होगा। ठीक है, तो 29-30 ही हमारे काम का है, बाकी ये 2 हमारे काम के नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये संपत्ति का था और ये हम पीछे अभी देख चुके हैं। अब देखते हैं कि 29 और 30 में ऐसा कौन सा होगा। तो जब शिक्षा की बात की जा रही है, ध्यान देंगे आप, शिक्षा संस्थाओं और ये प्रशासन, ये 2 शब्द है, प्रशासन का अधिकार प्रदत्त करता है, ये अनुच्छेद 30 के तहत है। अगर कहीं यहां पे शिक्षा की जगह सभ्यता आती, अगर सभ्यता आती यहां पे, तो सभ्यता के लिए हम अनुच्छेद 29 का प्रयोग करते। किसका करते? आर्टिकल 29 का करते। लेकिन सभ्यता नहीं पूछी गई है, शिक्षा पूछी गई है। क्या पूछी गई है? शिक्षा। तो शिक्षा अगर पूछी गई है तो शिक्षा के लिए क्या रहेगा? आर्टिकल 13। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका उत्तर क्या है। ये प्रश्न आए हुए हैं। एक बात ध्यान सुन लीजिए, अगर आप पीवाईक्यू कर रहे हैं तो पीवाईक्यू में एक बात नोटिस करके अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। संविधान के भाग 5 तक के ही सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस। अभी आपको क्वेश्चंस तो बहुत मिलेंगे, अभी आई होप करीब आए हुए करीब 400 या 500 क्वेश्चंस पुल टोटल रहे हैं, यानी कि 8 शिफ्ट में अगर देखा जाए तो ऐसे शिफ्ट में क्वेश्चन मिले हैं। यानी कि पिछले कितने सालों से, 2014 से लेकर के अब तक की बात की जा रही है। जो ऑनलाइन जब किया गया था तो ऑनलाइन में मीटिंग वाइज पेपर आए थे, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन की संख्या क्या क्या रही? 16 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन इतनी ज्यादा हैं। सिर्फ एसआई अब तक सिर्फ देखा जाए तीसरी या चौथी बार हो रहा है। इतने ज्यादा क्वेश्चंस आए कहां से? इतने क्वेश्चंस कहां से मिल गए हैं हमको? सिर्फ ऑनलाइन शिफ्ट होने के कारण, और सिर्फ संविधान के भाग 5 तक। आप सिर्फ भाग 5 तक पढ़िएगा, बस भाग 5 तक ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाहर बहुत कम ही क्वेश्चन होंगे जो पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय? भाई साहब, ये क्वेश्चन सुपर हिट क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में अब तक पूछा ही गया है। जितनी बार इसको कहा जाए, देखा जाए, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आत्मा की बात कही जा रही है और हृदय की बात कही जा रही है। देखिए, हृदय एवं आत्मा, ठीक है, कहीं कहीं आत्मा पहले लिखी होती, हृदय बाद में लिखा होता है, इस पर मत वो जाइएगा। हृदय और आत्मा, तो वो संविधान का अनुच्छेद 32 है। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के सिद्धांतों को देखता है, फंडामेंटल ट्रीटमेंट की बात करता है, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ये संविधान की आत्मा है और ये हृदय है। आत्मा जब कभी किसी कहा जाएगा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो ये क्वेश्चन सिर्फ प्रिम्बल पर चला जाएगा, प्रस्तावना पर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है या शामिल माना गया है? ठीक है, अब आपसे कहना है कि समुचित,
पूरा पर्यावरण, पूरा ये जो ब्रह्मांड पूरे हमारे, देखिए पर्यावरण कहते किसे हैं, जहां हम रहते हैं उसके आसपास पाए जाने वाले परिवेश को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो जब पर्यावरण कहते हैं तो पर्यावरण किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अब हमारे जो भाई गण हैं, जो स्टूडेंट विद्यार्थी गण हमारे हैं, वो सोचेंगे सर मौलिक अधिकारों में पर्यावरण कहाँ है, वो तो मौलिक उसमें है, राज्य की नीति निश्चित तत्वों में है, डीपीएसपी में है। ये आपका दिमाग वहां जाएगा कि आर्टिकल 48 जो है 48A, हाँ 48A पर्यावरण पे चला जाएगा। लेकिन यहां मौलिक अधिकारों की बात कही जा रही, तो मौलिक अधिकारों में अगर हम बात करें तो कौन सा अधिकार, देखिए आपको पता होगा एक जिसे कहते हैं जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आपको पता है ना। जीवन का अधिकार अगर हम बात करते हैं तो जीवन का अधिकार हमको प्राप्त है, किस आर्टिकल में प्राप्त है, तो आर्टिकल क्या है, यानी अनुच्छेद क्या है, वो अनुच्छेद 21। अगर मुझे प्रकृति द्वारा दिया गया परिवेश पर्यावरण मुझे नहीं मिल रहा है, तो जो इसको दोषी है इसके लिए उस पर मैं केस कर सकता हूं, मुकदमा ला सकता हूं उस पर। अगर जिस समय करंट टाइम में बात करें, दिल्ली में एक्यूआई कितने नीचे लेवल पर जा चुका है, देख रहे हैं कितना ज्यादा वहां पे पोल्यूशन बढ़ चुका है। वहां के नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का ये हनन है। वहां के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार मेरा बाधित हो रहा है। देखो पर्यावरण में, वन्यजीव संरक्षण में, नदियां, झील, झरने, पहाड़, पठार, ये सब हमारे परिवेश हैं, और इनसे अगर छेड़छाड़ हो रहा है जिससे हमारा जीवन प्रभावित हो रहा है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का वायलेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राज्यों को गायों के वध पर रोक लगाने का निर्देश देता है, गौ हत्या पर प्रतिबंध। यहां अगर देखा जाए तो ये गाय शब्द को हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, गौ हत्या, लेकिन यहां शब्द अगर लिख दिया जाए दुधारू पशुओं की हत्या, तो आई थिंक आपको वो आर्टिकल याद आ रहा होगा जहां पर दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख किया जाता है। तो ये है डीपीएसपी का विषय, यानी कि संविधान के भाग हम 4 में पढ़ते हैं, क्या भाग 4 में, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी। ठीक है, अब डीपीएसपी में हम आर्टिकल अगर आते हैं तो आर्टिकल 48, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में अगर देखा जाए तो क्या है, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध, कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 48 में। तो आंसर हमारा क्या मिला, आंसर हमारा डी है 48। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A में एक अनुसार राज्य डैश 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 के लिए प्रयास करेगा, किसके लिए प्रयास करेगा। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, पिछले क्वेश्चंस में क्या कहा था, पर्यावरण यानी कि जीवन का जो अधिकार है हमारा, इन्वायरमेंट हमारे अगर बात करते हैं तो इन्वायरमेंट किसमें है, 48A में था। 48 में क्या था, दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध और पशुपालन को बढ़ावा था, यानी पशुपालन उसको कृषि को बढ़ावा देना है। लेकिन यहां कह क्या रहा है, यहां कह रहा है हमारे पास कि आर्टिकल 48 में क्या उल्लेखित है, 48 में क्या रखा गया है। तो आपको पता है पर्यावरण की रक्षा, बिल्कुल सही है, पर्यावरण की सुरक्षा सुधार, ये भी सही है, देश के वनों में वन्य जीव संरक्षण, ये भी सही है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग। अब बताइए ए बी सी सही है या सभी सही है। तो हमारे जो आर्टिकल 48 हैं, ये जो 48 है ये सिर्फ हमारे भारत का संविधान है, ये जो संविधान हमारा है ये सिर्फ भारत का है भैया, किसका है, भारत का है। भारत से बाहर ये आर्टिकल्स हमारे नहीं लागू होते हैं और ना ही इन पर हम बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के साथ सहयोग करना, जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तब हमारे पास अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं बने थे पर्यावरण के। पर्यावरण के अंतरराष्ट्रीय संगठनों की बात की जाए तो ये 1972 में जिनेवा में हुए हैं, ये जिनेवा संधि के तहत अगर देखे जाए तब ये डेवलप किए गए। फिर बाद में इनको आगे बढ़ा करके 1986 में इनको हमने कानून के रूप में शामिल किया है। तब तक हमारे संविधान में कहीं नहीं था।
तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल्स बाद में आए हैं, इनको हमें संविधान में शामिल नहीं किया गया है। बाकी ये 3 आपके सही हैं। तो ये 3 कहां हैं, यानी ए बी सी कहां है भाई, ए बी सी, सी ऑप्शन आपका देखिए ए बी सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है? कौन सा अनुच्छेद जो है कुटीर उद्योगों की बात करता है आपका? तो ये पूरा जो चैप्टर अभी देख रहे हैं हम लोग शुरू से, इस जो है सेशन को देखा जाए तो ये मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और डीपीएसपी को लेकर के ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं अब तक जितने देखे जा रहे हैं। तो देखिए यहां पे, यानी कि डीपीएसपी चैप्टर की बात कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। अगर आपको आर्टिकल्स याद हैं तो आपको आर्टिकल्स एलिमिनेट करना कितना आसान होगा। हम चलते शुरुआत से ही 39 अगर देखा जाए तो 39 क्या कहता है, 39 के कई खंड हैं, ठीक है। राज्य में भौतिक संपदा को रख रखाव उसका वितरण सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समान कार्य समान वेतन सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो हमारा है नहीं। आर्टिकल 45 ये है आंगनबाड़ी जिसे हम कहते हैं, यानी आंगनबाड़ी नहीं लिखा है संविधान में, लेकिन हमने इसको आंगनबाड़ी कहने का अर्थ ये है, आंगनबाड़ी कहकर मैं समझाना चाहता हूं आपको कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा और उसका पोषण आहार किसमें दिखाया है, तो आर्टिकल 45 में दिया हुआ है, तो वो भी हमारा नहीं है। चलो भाई ठीक है, हमारे पास कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं ना। अब आर्टिकल आता है 43 यानी कि 43, तो 43 आर्टिकल में अगर हम बात करते हैं तो इसी में उद्योगों की जिक्र जो है कुटीर उद्योग 43 में बताए गए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी आपका राइट आंसर है। और अनुच्छेद 38 में आप क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। लोक कल्याणकारी उत्तरदायित्व जो अधिकार बनाने होंगे वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राज्य सरकार की होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स की होंगी। अगर आर्टिकल्स याद हैं आपको, और कोशिश करिए, कोशिश ये बिल्कुल कर लीजिए कि आर्टिकल 14 से लेकर के अनुच्छेद 14 से लेकर के 52 तक प्रत्येक बच्चे की जबान पर ये आर्टिकल होने चाहिए। आप आर्टिकल जब भी पाएंगे पेपर में इन्हीं के बीच में ज्यादा क्वेश्चंस पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करिए कि एग्जाम में भी काफी लंबा समय आपके पास, अभी आपके पास कुल मिलाकर के जनवरी आधी बीत चुकी है, खत्म होने के कगार पर आ चुकी है, सिर्फ फरवरी बचा हुआ, मार्च बचा हुआ, कुल मिलाकर आपके पास 1.5 महीने का समय है दोस्त। इस 1.5 महीने में आप चाहो तो अभी भी बाजी पलट सकते हो, ठीक है। बने रहिए अपने चैनल के साथ, अवध कोचिंग क्लासेस। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं, यानी कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, किस पर लागू होगी भाई। अगर घर मेरा है तो जिम्मेदारी मेरी होगी, पड़ोसी की नहीं होगी ना, सीधी सी बात है। घर मेरा है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, मेरी होगी। तो जाहिर सी बात है नागरिक अगर मैं हूं तो मुझे ये अधिकार मिलेगा ना, विदेशी को थोड़ी ना मिलेगा। तो यहां पे ऑप्शन क्या है, किन पर लागू होते हैं, तो किन पर लागू होते हैं, केवल और केवल किस पर, नागरिक और विदेशी नागरिकों पर नहीं भाई, केवल नागरिकों पर, केवल सशस्त्र बलों पर, केवल विदेशियों पर, केवल नागरिकों पर। हमारे भारत के जो नागरिक हैं, हमारे जो भारत के रहने वाले भाई बंधु हैं, उन्हीं पर सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज लागू होगी, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विदेशियों की थोड़ी ना है। विदेशी आकर के हमारे यहां ठीक करेंगे, यहां ठीक हम और आप करेंगे, ठीक है। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, हमारी जिम्मेदारियां हैं 11 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हमें फॉलो करना है, ठीक। करिए जरूर इसे, अच्छे नागरिक का फर्ज निभाएं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा ली गई है, कहां से ली गई है, यानी कि डीपीएसपी हमें किस देश से प्राप्त है, डीपीएसपी हमें आयरलैंड से प्राप्त है, लेकिन आयरलैंड ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। आयरलैंड को ही कहते हैं आयरिश, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश संविधान अगर बात करते हैं तो आयरलैंड ने 1937 में जो है अपना संविधान बनाया था, और अपने संविधान यानी इस संविधान में पहली बार किसी ने डीपीएसपी की बात कही गई थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसको शामिल करने का सबसे बड़ा योगदान रहा एनी बेसेंट का रहा, एनी बेसेंट का रहा। एनी बेसेंट जी जो थी ये इनका ज्यादा प्रभाव रहा। ये 1893 में जब भारत आई थी उसके बाद जब तक ये भारत में रही तो भारत के संविधान पर इनका गहरा प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि यहां जो ये आयरलैंड है, आयरलैंड की अगर बात करते हैं, आयरलैंड ये 800 वर्षों तक गुलाम रहा,
800 वर्ष तक क्या रहा, ये गुलाम रहा। किसका गुलाम रहा? अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसलिए यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था से काफी मैच करती है। भारतीय संविधान का भाग 4 का यानी कि 4A किससे संबंधित है? 4 का अगर कहें, देखो का की बात जब आए 4 का, तो का से कर्तव्य, 4 का से कर्तव्य। तो कर्तव्य की बात करते हैं तो कहां लिखा है मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य हमारा 4 का में यानी 4A में रखा गया है। आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल में आप कुछ नहीं करेंगे, आप आर्टिकल क्या रखेंगे? आर्टिकल की बात करते हैं तो वो आर्टिकल होगा 51A, ठीक है। 51A में हम रखे हैं सारे आर्टिकल्स, ठीक। अब 51A में हम कहें तो 11 ये हमारे पास अधिकार हैं, यानी कि 11 पॉइंट्स बना के दिए गए हैं। तो दो ही प्रश्न बनता है, किस भाग में है? 4 का में है। अनुच्छेद किस में है? 51 का में है या 51A में है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों की बात अभी हम कर रहे थे लास्ट में, और मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए इस बात पर ध्यान देना आपको। तो मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो ये हम लोगों ने आई थिंक पिछले वाले 4th सेशन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था। वहां मिसप्रिंट से 2009 लिखा था, तो मैंने इसको सही करके 2002 किया था। हमारी टेक्निकल टीम की प्रॉब्लम्स थी, थोड़ी गलती थी, उस पर मैंने आपको चर्चा की थी। अगर वहां ये क्वेश्चंस किए हो आप तो यहां करना बहुत आसान है, उसी को यहां डिस्क्राइब फिर से करना पड़ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे जितने भी नए विद्यार्थी हैं, नए भाई गण हैं जो देख रहे हैं, वो समझ लें आप पुनः एक बार फिर कि अगर हम बात करते हैं 2002 में, तो हमें याद है, ये पता है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। ठीक, संशोधन हुआ था। अब इस संशोधन की बात करते हैं तो ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और हमने जोड़े थे आपके, क्या जोड़े थे? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जोड़ी थी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसमें संशोधन किया गया 2002 में, और क्या जोड़ा गया? तो तब जब हमको ये जोड़ा गया था तो 10 थे हमारे पास। इनकी संख्या कितनी थी? 10 नंबर, यानी 10 नंबर पर ये 10 नंबर थे हमारे पास। अब 11वां नंबर जो हमने ऐड किया है वो क्या ऐड किया था? वो हमने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, और हमने जोड़ा था शिक्षा को जोड़ा था। क्या जोड़ा था? शिक्षा जोड़ा था भैया, ठीक है। जिसमें हमने ये कहा था शिक्षा में कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। लेकिन उस व्यक्ति का, यानी जिस बच्चे को आप दिला रहे हैं, उसका वो मौलिक अधिकार है। तो उसका वो मौलिक अधिकार है, लेकिन हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अगर हम नागरिक हैं, कोई बच्चा है जो 14 वर्ष से कम आयु का है, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु का है, और वो शिक्षा यानी स्कूल नहीं जा रहा है, किसी कारणवश आर्थिक प्रॉब्लम्स हैं जो भी हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे हम स्कूल की दहलीज तक लेकर के जाएं। ये हमारी मानवता कहती है और ये हमारा मौलिक कर्तव्य कहता है। लेकिन उस बच्चे का ये मौलिक अधिकार है, अगर वो चाहे तो अपने इस मौलिक अधिकार के लिए कंप्लेन यानी केस कर सकता है। लेकिन उसको इतनी जानकारी नहीं है, तो उसके लिए हम सर्वाइव करेंगे, यानी हम उसकी सीढ़ी बनेंगे। और यहीं से क्या कर दिया गया था? इसे 21A में भी रखा गया था। 21 एक नया अनुच्छेद गठित किया गया और इसमें शिक्षा को यहां भी डाला गया था। तो भाई आप शिक्षा के बारे में दो बात जान गए कि 86वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है, और ये कहां पर रखा जाएगा? ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और हमारा मौलिक अधिकार भी है। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? कौन सा हमारा एक मौलिक कर्तव्य है निम्नलिखित में से? भाई हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं, यही वो उठाते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन उठा देंगे कि मौलिक जो है कर्तव्य है कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो अब देखें यहां पे, कर भुगतान का कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। टैक्स चोरी करिए आप, टैक्स भरिए भरिए, क्या करते हैं आप? टैक्स कोई भरता है? टैक्स कोई नहीं भरता है, सब टैक्स बचाना चाहते हैं, किसी ना किसी रूप में दिखा करके उसके लैप्स करते हैं कि नहीं हमारे पास इतने खर्चे हैं, हम टैक्स कहां से भरेंगे, ठीक है।
फिर भारत सरकार के प्रशंसा करने का कर्तव्य नहीं भाई, चापलूसी करना हमारा कर्तव्य नहीं है। मतदान करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, मतदान करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, मतदान करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। इसे हम बात कर रहे हैं कि इसे मौलिक अधिकार यानी मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया जाए, लेकिन ये वैधानिक अधिकार में हमारे आता है। फिर कहता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, बिल्कुल ये मेरा घर है, भारत मेरा घर है और मेरे घर की प्रत्येक संपत्ति मेरी संपत्ति है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपनी संपत्ति की सुरक्षा करूं। सार्वजनिक संपत्ति जो सभी के लिए उपलब्ध है वो सार्वजनिक संपत्ति है, मेरी निजी प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है। जैसे सरकारी गाड़ियां, बस हो गए, ट्रेन हो गए, हमारे सरकारी संस्थान जितने हो गए, ये हमारी है, इस पर भी हमारा अधिकार है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और ये हमारा घर है, तो ये हमारे घर की संपत्ति हुई। संपत्ति पर अधिकार यानी कि हमारा अधिकार है, तो इसे आप क्या करेंगे, ये आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप राष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, इसे आग के हवाले ना करें। गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में आप जलाते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। दोहरी परिसंकट किसे कहते हैं, यानी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण, जब हमारे देश में दोहरा संकट आ जाए, एक हमारे देश में संकट हो, एक बाहर संकट आ जाए, तो कौन सा अनुच्छेद जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपको पता है कि आर्टिकल 20 और 21 सिर्फ रहेंगे आपके पास, कोई और अधिकार आपके पास नहीं रहेगा। ऑप्शन में 20-21 कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में 20-21 नहीं दिया हुआ, लेकिन 20 दिया हुआ है, तो यही अधिकार आपको क्या करता है, सुरक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है। राज्य के पर्यावरण और संवर्धन के लिए कौन करता है, तो पर्यावरण यानी कि बात करते हैं। फिर आगे एनवायरमेंट की बात, एनवायरमेंट की बात डीपीएसपी का विषय है। डीपीएस में आर्टिकल 48 ए कहां है, तो आर्टिकल 48 ए रहा, अनुच्छेद 48 का यानी 48 ए। इसमें हम पर्यावरण का रखरखाव एवं उसकी बढ़ावा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेश के समय भारत के प्रधानमंत्री थे या थी, कौन थे या कौन थी। तो जाहिर सी बात है आपको यह देखना है कि मौलिक कर्तव्य जब 10 शामिल किए गए थे तो समय कौन सा था। तो आपको मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन अभी लास्ट में हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चंस पहले। ठीक है, ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। तो 76 में प्रधानमंत्री कौन है, और आप जान रहे हैं कि ये इमरजेंसी का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर आपको याद हो तो इमरजेंसी लगी हुई है 1975 से 77 तक, क्या है, इमरजेंसी लगी है। ठीक है, तो जब इमरजेंसी लगी तो इमरजेंसी, ये तीसरी इमरजेंसी जो आपातकाल वाली सबसे लंबे समय तक है, वो इंदिरा जी की देन है। किसकी देन है, इंदिरा जी की। इंदिरा जी, तो इंदिरा जी कहां हैं, देखें इंदिरा जी पीएम इसमें है ऑप्शन में, तो इंदिरा जी कहां है यहाँ पे, इंदिरा जी नंबर 1 पर है भाई, क्या बात है। तो हमारा उत्तर तो पहले ही मिल गया, इंदिरा गांधी जी के समय में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा, जो ये अभी शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 2002 में, जो 11वां अधिकार, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में करिए। ठीक है, तब तक मैं भी देखता हूं अगले क्वेश्चंस कि देखें कितना हमारे विद्यार्थियों को आता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, अगर वो पूछता प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो प्रारंभ की बात अगर करते तो हम 10 लगाते, लेकिन वो कितने हैं पूछ रहा है, तो कहना चाहिए यहां पे भाई कि 11 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं। कर्तव्य ध्यान रखिए, कर्तव्य और अधिकार इन दोनों को समझ लीजिए। अधिकार हमें जन्म से मिल जाते हैं और मौलिक अधिकार हमारी प्रकृति द्वारा दिया गया हमको ये अधिकार है, ये किसी सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। हम जन्म लेते ही मौलिक अधिकारों की सूची में हम शामिल हो जाते हैं। प्रकृति की प्राकृतिक हवा ये मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य बताए जाते हैं आपको कि आपकी ये ड्यूटीज है, घर में रह रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है ये आपको समझना होता है, इसको बताना होता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, आप उन्हें करिए या ना करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों दोनों में समान है। क्या है ऐसा जो दोनों में समान है, बताएं भाई। मौलिक कर्तव्य और क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों में चीजें समान हैं, वो एक चीज है जो समान दोनों में है। ठीक है, आई होप प्रश्न की भाषा समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों में कॉमन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोनों ही न्याय संगत हैं। बिल्कुल नहीं भाई, दोनों ही न्याय संगत नहीं है। अगर कहा जाए दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। दोनों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। दोनों मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं थे। भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। न्याय संगत की बात समझते हैं क्या होता है? न्याय संगत की बात अगर हम करते हैं तो दोनों के अधिकार यानी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज के वायलेंस होने पर आप न्यायालय जा सकते हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 ये कहता है कि हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। किसे नहीं दे सकते हैं आप? डीपीएसपी को। और मौलिक कर्तव्यों की बात अगर की जाए तो मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं मानते हैं तो आप उसके लिए दोषी नहीं है, यानी कि न्यायालय आपको तलब नहीं कर सकता है, न्यायालय आपको जो है पूछ नहीं सकता है इसके लिए, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, मैं करूं चाहे ना करूं। हाँ, लेकिन आपकी ड्यूटी है, आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको जो है उसकी अवहेलना भी ना करें, उसको आप उसका जो है दुष्परिणाम भी ना करें, तो ठीक है आपके लिए। तो यानी कि न्याय संगत नहीं है, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। तो ये आंसर सही हुआ, दोनों के लिए न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को डैश 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 के रूप में वर्णित किया था। क्या किया था उन्होंने? क्या कहा था भाई? उन्होंने कहा था, तो इसमें कहीं कुछ लिखा ही है। भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान की प्रशासनिक विशेषता, भारतीय संविधान के मृत पत्र। नहीं, उन्होंने कहा था ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। ठीक है, इसे एक अंग्रेज राइटर थे, उन्होंने पहले कहा और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की पुष्टि की थी कि संविधान की जो मूल आत्मा है वो क्या है? डीपीएसपी है। संविधान की मूल आत्मा अगर देखा जाए, जब तक जनता को हम लागू नहीं करेंगे, डीपीएसपी अगर हम पब्लिक को लागू नहीं करेंगे या उनके हितों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो क्या एक अखंड राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या हम नागरिकों को पूरी सुरक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर जो आर्टिकल बात करें, कुटीर उद्योग की बात कर लें या हम पर्यावरण की बात कर लें, अगर सरकारें, राज्य सरकारें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाएंगी तो क्या एक राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? वो राज्य पिछड़ा रह जाएगा। भारत के 28 राज्यों में अगर हम बात करें तो सिर्फ 5 या 6 राज्य ऐसे हैं जो विकसित राज्यों की सूची में हैं, बाकी सभी राज्य देखा जाए तो विकासशील की सूची में है। कुछ तो गरीबी रेखा से नीचे राज्य चल रहे हैं हमारे। किस लिए? राज्य सरकारों की डीपीएसपी की वजह से। अगर राज्य सरकार अपनी डीपीएसपी को समझे और डीपीएसपी से अच्छे से लागू की जाए, उनका पालन हो, तो हमारे देश के राज्य विकसित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था समझिएगा, यहां पे शब्द आरंभिक बाल्यावस्था, ये इन्होंने बाल विकास के शब्द को संविधान में शामिल कर दिया है। आरंभिक बाल्यावस्था 0 से लेकर के 6 वर्ष होती है आरंभिक बाल्यावस्था, और 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है, इसे कहते हैं प्रारंभिक और उत्तर। आरंभिक और उत्तर यानी बाद की बाल्यावस्था। तो ये 6 से लेकर के 12 वर्ष बाद की बाल्यावस्था है, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक आरंभिक बाल्यावस्था है। तो अब यहीं पर आपका उत्तर, यानी कि प्रश्न को आपने खोल दिया। ठीक है, उसको आपने बिल्कुल, ये एक शब्द ने आपके प्रश्न को खोल दिया, और प्रश्न खोलने के बाद आपको उत्तर अपने आप समझ में आ गया कि भैया 0 से लेकर 6 वर्ष पहले ही कह दिया है। तो यहां पे लिखा हुआ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सभी बच्चों को तब तक दी जाएगी जब तक की उसकी आयु है। कब तक दी जाएगी? तो आयु क्या है? 0 से लेकर के 6 वर्ष, तो यहां 6 वर्ष तक ही उसको दी जाएगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो है उसको मिलेगी। ये 0 से लेकर के 6 वर्ष तक रहती है। इसे आर्टिकल किसमें कहा गया है? आर्टिकल 45 में कहा गया। इसे ही हम कहते हैं आड़ीबाड़ी, आंगनबाड़ी। ठीक है, इसे ही कहा जाता है आंगनबाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहां पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 से संबंधित है? 44 आर्टिकल क्या है? और 44 आर्टिकल जब ये पूछा गया था शिफ्ट में, तो दो ये देखिए शिफ्ट में 2021 में पूछा गया था। अगर करंट टाइम में इसको हम पूछेंगे तो किस रूप में पूछेंगे उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, देखो बात करते हैं आर्टिकल 44। हमको पता है कि आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, और ये सिर्फ जब ये बना था संविधान, तो संविधान बनने के बाद सिर्फ एकमात्र राज्य था हमारे पास, गोवा, जहां पर ये लागू था। कहां पे था? गोवा में। लेकिन अब प्लस एक राज्य और आ गया है, यूके, उत्तराखंड। ये 2 राज्य हैं जहां पर आर्टिकल जो है
44 यूज है। कितना है? आर्टिकल 44 लगा हुआ है। तो समान नागरिक संहिता इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद क्लास।